ओरल कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला भाग होता है जो लिप्स से स्टार्ट होकर ओरोफैरिंक्स तक एक्सटेंड करता है। इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वेस्टिब्यूल जो लिप्स या चीक्स और टीथ के बीच का स्पेस होता है, और उसके बाद ओरल कैविटी प्रॉपर जो टीथ के अंदर का मेन कैविटी होता है। यही वह जगह है जहाँ फूड एंटर करता है और डाइजेशन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है लिप्स और चिक्स। देखिए, लिप्स और चिक्स फूड को माउथ के अंदर बनाए रखने का काम करते हैं और च्यूइंग में हेल्प करते हैं। लिप्स का मेन मसल ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस होता है जो माउथ को बंद करता है, और चिक्स में ब्यूकिनेटर मसल फूड को टीथ के बीच में मेंटेन करके रखता है। इनकी ब्लड सप्लाई फेशियल आर्टरी से होती है। मोटर कंट्रोल के लिए फेशियल नर्व और सेंसेशन के लिए ट्राइजेमिनल नर्व काम करते हैं। नेक्स्ट है पैलेट। देखिए, पैलेट ओरल कैविटी की रूफ को बनाता है। इसका एंटीरियर भाग हार्ड पैलेट होता है जो मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से मिलकर बनता है और हार्ड होता है। पोस्टीरियर भाग सॉफ्ट पैलेट होता है जो मस्कुलर होता है और इसमें यूव्यूला प्रेजेंट रहती है। स्वेलिंग के समय सॉफ्ट पैलेट नासोफैरिंक्स को बंद कर देता है, जिससे फूड ऊपर जाने से रुकता है। नेक्स्ट है टंग। टंग एक हाईली मोबाइल मस्कुलर ऑर्गन होता है जो टेस्ट, स्पीच और फूड मैनिपुलेशन में काम करता है। इसे एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 में डिवाइड करते हैं। इसकी सरफेस पर पेप्लाई होती है, जैसे कि फिलीफोम, फंगिफोम और सर्कमवेलिएट। इसमें फिलीफोम मैकेनिकल काम करवाती है। फंगिफोम और सर्कमवेलेट ये टेस्ट करने का काम करती है। मूवमेंट के लिए हाइपोग्लोसल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। टेस्ट सेंसेशन एंटीरियर पार्ट में फेशियल नर्व और पोस्टीरियर पार्ट में ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट है टीथ। टीथ मैकेनिकल डाइजेशन का मेन हिस्सा होते हैं। ये फूड को छोटे पीसेस में तोड़ते हैं ताकि आगे डाइजेशन आसान हो सके। ये 4 टाइप के होते हैं। इंसीजर जो कटिंग का काम करते हैं, कैनाइन जो टीयरिंग का काम करते हैं, प्रीमोलर और मोलर जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम की एसेसरी ग्लैंड है जो सलाइवा यानी कि लार बनाती है। यह सलाइवा फूड को मॉइस्ट करता है, ल्यूब्रिकेशन देता है और डाइजेशन, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स की शुरुआत करता है। 3 मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं: पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। देखिए, जो पैरोटिड ग्लैंड है वो सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड होती है और यह ईयर के जस्ट सामने प्री ऑर्कुलर रीजन में पाई जाती है। यह प्योरली सीरस ग्लैंड है, यानी कि वोटरी सीक्रेशन बनाती है जो एंजाइम रिच होता है। इसका डक्ट स्टेनसन्स डक्ट कहलाता है जो ब्यूकिनेटर मसल को पियर करके अपर सेकंड मोलर के पास खुलता है। इसकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई ग्लोसोफेरेंजियल नर्व यानी कि क्रेनियल नर्व 9 से आती है। नेक्स्ट है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड मैंडिबल के नीचे होती है और यह मिक्स्ड ग्लैंड है, लेकिन इसमें सीरस कंपोनेंट ज़्यादा होता है। इसका डक्ट
वो टोन डक्ट कहलाता है, जो माउथ के फ्लोर में सबलिंगुअल कार्नेकल पर ओपन होता है। यह ग्लैंड रेस्टिंग सलाइवा का मेजर सोर्स है, यानी कि जब माउथ रेस्ट कर रहा होता है उस समय जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो यहीं से होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड सबलिंगुअल ग्लैंड टंग के नीचे यानी कि फ्लोर ऑफ माउथ में पाई जाती है। यह मेनली म्यूकस ग्लैंड है, यानी कि थिक और विस्कस सीक्रेशन बनाती है। इसके कई छोटे डक्ट्स होते हैं, जिसको डक्ट ऑफ रिवेनस बोलते हैं, जो सबलिंगुअल फोल्ड्स पर ओपन होते हैं। अब इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। पहली कंडीशन आती है पैरोटिटिस यानी मम्प्स से। पैरोटिड ग्लैंड का वायरल इन्फेक्शन पैरोटिटिस यानी कि मम्प्स कहलाता है। इसमें ग्लैंड में दर्दनाक सूजन होती है, खासकर ईयर के पास। नेक्स्ट है फेशियल नर्व इंजरी। फेशियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से गुजरती है। अगर यह नर्व डैमेज हो जाती है तो फेशियल मसल पैरालाइज्ड हो जाती है, जिससे फेशियल एक्सप्रेशन लॉस होता है, जैसे कि स्माइल का न कर पाना या फिर आंखें बंद न कर पाना एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टंग डेविएशन, जिसको हाइपोग्लोसल नर्व लेसन बोलते हैं। हाइपोग्लोसल नर्व टंग की मूवमेंट कंट्रोल करती है। अगर यह नर्व डैमेज हो जाती है तो टंग बाहर निकालने पर इंजर्ड साइड की ओर डेविएट करती है, यानी कि वह उस साइड की ओर मुड़ जाती है। फेरिंग्स एक फ्यूनल शेप्ड मस्कुलर ट्यूब है जो नेसल कैविटी और ओरल कैविटी को एसोफेगस और लैरिंक्स से कनेक्ट करती है। इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। नेसोफेरिंक्स ये ऊपर का भाग होता है और सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए काम आता है। उसके बाद है ओरोफेरिंक्स, जो ओरल कैविटी के पीछे होता है, जहाँ से फूड और एयर दोनों पास करते हैं। और सबसे नीचे होता है लैरिंगोफेरिंक्स। ये नीचे का भाग होता है जो एसोफेगस से जुड़ता है। फेरिंग्स की दीवारों में मेनली फेरिंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल्स होती हैं, और ये भी तीन तरह की होती हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, जो स्वेलोइंग यानी कि डेग्लूटिनेशन के दौरान सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन करके फूड बोलस को नीचे एसोफेगस की ओर पुश करते हैं। यह प्रोसेस काफ़ी कोऑर्डिनेटेड होती है और एयरवे प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एसोफेगस यानी कि आहार नली। एसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो C6 वर्टिब्रा से शुरू होकर T11 पर स्टमक में ओपन होती है। इसका मेन काम पेरिस्टालसिस के थ्रू फूड को स्टमक तक पहुंचाना होता है। इसका कंस्ट्रिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसोफेगस में चार नेचुरल नैरोइंग या फिर कंस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, क्योंकि यहाँ फॉरेन बॉडीज फंस सकते हैं या पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है। पहली है अपर कंस्ट्रिक्शन। यह एसोफेगस के शुरुआत में होती है। नेक्स्ट है एरोटिक आर्क कंस्ट्रिक्शन। ये इसके नीचे होती है जहाँ से एरोटा क्रॉस करता है। फिर इसके नीचे होती है लेफ्ट ब्रोंकस कंस्ट्रिक्शन, और सबसे नीचे होता है डायफ्रामेटिक कंस्ट्रिक्शन, जो डायफ्राम को पार करते समय होता है। ये कंस्ट्रिक्शन मेनली पैथोलॉजी के साइट्स होते हैं, जहाँ पर कोई फॉरेन बॉडीज फंस सकते हैं और पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो इसके अपर पार्ट को इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, मिडल पार्ट को थोरेसिक एरोटा और लोअर पार्ट को लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई की बात करें तो एसोफेगस का
मेन नर्व सप्लाई वेगस नर्व के थ्रू होता है, जो पेरिस्टालसिस और ग्लैंडुलर सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। अब इसकी अप्लाइड एनाटॉमी को समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन आती है फॉरेन बॉडी लॉजमेंट। एसोफेगस के कंस्ट्रिक्शंस पर फॉरेन बॉडीज जैसे कि कोई कोइन या फूड बोलस आसानी से फंस सकते हैं, जिससे डिस्फेजिया यानी कि निगलने में कठिनाई होती है, और यह एक क्लिनिकल इमरजेंसी बन सकती है। नेक्स्ट है एसोफेजियल वेरिसेस, जिसको पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। यह लोअर एसोफेगस में पोर्टल और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का कनेक्शन होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन जैसे लीवर कायरोसिस में होता है। यहाँ वेन्स डायलेट होकर एसोफेजियल वेरिसेस बनाते हैं। ये रैप्चर होकर सीवियर ब्लीडिंग का कारण बनते हैं। स्टमक एब्डोमेन के अपर पार्ट में होता है, मेनली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रियम रीजन में। यह डायफ्राम के नीचे और लीवर के बाईं ओर रहता है। इसकी पोजीशन थोड़ी वेरिएबल हो सकती है, खासकर बॉडी पोस्चर और फूड इनटेक के अनुसार। पार्ट्स की बात करें तो स्टमक को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: फंडस, बॉडी और पाइलोरस। देखिए, जो फंडस होता है वो अपर डूम शेप्ड पार्ट होता है, जो डायफ्राम के नीचे रहता है और अक्सर गैस कलेक्ट करता है। बॉडी का सबसे सेंट्रल पार्ट है बॉडी स्टमक का सबसे सेंट्रल पार्ट है जहाँ मेजर डाइजेशन होता है। पाइलोरस डिस्टल नैरो पार्ट होता है, जो ड्यूडेनम से जुड़ता है और फूड को आगे पास करता है। नेक्स्ट है कर्वेचर। स्टमक की दो कर्वेचर होती है, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर राइट साइड पर होती है और कंपैरेटिवली छोटी होती है। ग्रेटर कर्वेचर लेफ्ट साइड पर और लंबी होती है और कॉन्वेक्स होती है। इसी कर्वेचर से ग्रेटर ओमेंटम आर्क होता है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्पिंचर्स। स्टमक में दो इंपॉर्टेंट स्पिंचर्स होते हैं: लोअर एसोफेजियल स्पिंचर और पाइलोरिक स्पिंचर। लोअर एसोफेजियल स्पिंचर एक फंक्शनल स्पिंचर है, जो एसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर होता है और एसिड रिफ्लेक्स को रोकता है। पाइलोरिक स्पिंचर एनाटॉमिकल स्पिंचर है, जो पाइलोरस पर होता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को रेगुलेट करता है, यानी कि फूड को कंट्रोल्ड तरीके से ड्यूडेनम में भेजता है और स्टमक को एम्प्टी करता है। स्टमक का ब्लड सप्लाई मेनली सीलियक ट्रंक से आता है, जो आगे कई ब्रांचेस देता है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लेसर कर्वेचर के अपर पार्ट को सप्लाई करती है, जबकि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी लोअर पार्ट को सप्लाई करती है, और दोनों मिलकर एनास्टोमोसिस बनाती हैं। एनास्टोमोसिस मतलब ये दोनों आपस में मिलकर कनेक्शन बनाती है। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और राइट गैस्ट्रोपेप्लोइक आर्टरी ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग चलती है और वहाँ ब्लड सप्लाई देती है। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज फंडस को सप्लाई करती है और ये स्प्लेनिक आर्टरी से निकलती है। यह रिच आर्टेरियल नेटवर्क स्टमक को अच्छी वैस्कुलरिटी देता है, इसलिए हीलिंग कैपेसिटी भी यहाँ पर अच्छी होती है। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। स्टमक की नर्व सप्लाई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। वेगस नर्व यानी कि पैरासिम्पैथेटिक गैस्ट्रिक सीक्रेशन और मोटिलिटी को बढ़ाता है, यानी डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है,
दूसरी ओर सिंपैथेटिक फाइबर्स यानी कि सीलिएक प्लेक्सस ये ब्लड फ्लो को कम करते हैं और मोटिलिटी को इनहिबिट करते हैं, खासकर स्ट्रेस की कंडीशन में। नेक्स्ट है अप्लाइड एनाटॉमी। पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर अक्सर लेसर कर्वेचर पर डेवलप होती है क्योंकि यहाँ म्यूकोसल प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली कम होता है और एसिड एक्सपोजर ज़्यादा होता है। इससे पेन, ब्लीडिंग और परफोरेशन जैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का मेन सेंटर होता है। इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं: ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम पहला, छोटा पर सबसे क्लिनिकली इम्पोर्टेंट भाग है, जहाँ केमिकल डाइजेशन एक्टिविटी शुरू होती है। जेजुनम और इलियम मेनली एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, ड्यूडेनम को ग्रैनी बोलते हैं। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग है और यह सी शेप का स्ट्रक्चर होता है जो पैनक्रियाज के हेड के चारों ओर सराउंड करता है। यह स्ट्रक्चर क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ डाइजेस्टिव जूसेस, बाइल और पैनक्रियाटिक एंजाइम एंटर करते हैं। ड्यूडेनम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट सुपीरियर, यह स्टमक ये पाइलोरस से जुड़ा होता है और रिलेटिवली थोड़ा मोबाइल होता है। सेकंड पार्ट डिसेंडिंग, इसमें बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होते हैं, इसलिए यह डाइजेशन का की साइट माना जाता है। थर्ड पार्ट है ओरिजोनटल, यह ओरिजोनटली एब्डोमेन में क्रॉस करता है और मेजर वेसल्स जैसे कि सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी के पास होता है। फोर्थ पार्ट है असेंडिंग, यह ऊपर की ओर जाकर जेजुनम में कंटिन्यू करता है। रिलेशन की बात करें तो ड्यूडेनम का सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन हेड ऑफ पैनक्रियाज के साथ होता है क्योंकि पैनक्रियाज इसके सी शेप के अंदर रहता है। इसके अलावा बाइल डक्ट भी ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में ओपन होता है जिससे बाइल डाइजेशन में डायरेक्टली भाग ले लेता है। जेजुनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन के दो मेन पार्ट हैं जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। जेजुनम की वॉल मोटी होती है और इसमें ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका रंग ज़्यादा रेड दिखाई देता है। यह हिस्सा मेनली न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी एक्टिव होता है। इसके अपोजिट इलियम की वॉल पतली होती है और इसमें वेस्कुलरिटी यानी कि ब्लड फ्लो कम होता है, इसलिए इसका रंग पेल यानी कि हल्का दिखाई देता है। इलियम में खास तौर से पेयर्स पैचेस होते हैं यानी कि लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो इम्यून फंक्शन में हेल्प करते हैं, और वहीं जेजुनम में ये पैचेस या फिर लिम्फोइड टिश्यू कम होते हैं। अब इनकी अप्लाइड एनाटॉमी को समझिए। पहला है ड्यूडेनल अल्सर। डिओडोनम के फर्स्ट पार्ट में अल्सर डेवलप होना काफ़ी कॉमन है। यह एसिड एक्सपोजर के कारण होता है। इसमें पेशेंट को अपर एब्डोमिनल पेन फील होता है जिसको एपिगैस्ट्रिक पेन बोलते हैं, जो खाली पेट ज़्यादा बढ़ जाता है और खाना खाने के बाद इसमें थोड़ी राहत महसूस होती है। नेक्स्ट है मेल एब्जॉर्प्शन। ये इलियम का डिजीज़ है। इलियम न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन का जो इम्पोर्टेंट साइट माना जाता है, खासकर विटामिन बी 12 और बाइल सोल्ट के लिए। अगर इलियम में डिजीज जैसे कि क्रोन्स डिजीज हो जाता है तो मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम डेवलप होते हैं। इसके कारण कमजोरी, वेट लॉस, डायरिया और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखने को मिलती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता। लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है।
जो वाटर एब्जॉर्प्शन और फीसेस फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके भाग हैं सीसम, जिससे अपेंडिक्स जुड़ा होता है, फिर कोलन, जिसमें असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन आते हैं, और उसके बाद में होता है रेक्टम, और सबसे लास्ट में एनल कैनल। कोलन का काम मेनली अनडाइजेस्टेड फूड को आगे बढ़ाना और उसमें से पानी को एब्जॉर्ब करना होता है। इनके फीचर्स की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन की पहचान इसकी तीन खास स्ट्रक्चर से होती है, और वो है टेनी कॉली। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल बैंड्स होती हैं, और ये तीन पट्टियां होती है जो कॉलन के अलोंग चलती हैं। इसके कॉन्ट्रैक्शन से पाउच लाइक बल्ज बनते हैं, जिसको होस्ट्रा कहा जाता है। इसके अलावा कॉलन की सरफेस पर छोटे फैट फील्ड प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको अपेंडिक्स एपिप्लोइसिया कहा जाता है। ये फीचर्स स्मॉल इंटेस्टाइन से इसे अलग डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई। लार्ज इंटेस्टाइन का ब्लड सप्लाई दो मेन आर्टरी से होता है, सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी प्रोक्सिमल ट्रांसवर्स कोलन यानी 2/3 ट्रांसवर्स कोलन तक सप्लाई देता है, जबकि इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी डिस्टल कोलन यानी कि डिसेंडिंग सिग्मोइड और रेक्टम को सप्लाई करता है। इनके बीच का जंक्शन स्प्लेनिक फ्लैक्चर एक वॉटरशेड एरिया होता है, जहां ब्लड सप्लाई कंपैरेटिवली कमजोर होती है, इसलिए इस्मिया का रिस्क ज़्यादा वहां पर होता है। नेक्स्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक नैरो वर्म लाइक स्ट्रक्चर है जो सीसम से जुड़ा रहता है। इसका बेस फिक्स्ड रहता है, लेकिन टिप की पोजीशन वेरिएबल होती है। इसका सरफेस लैंडमार्क एमसी बर्नीज पॉइंट होता है, जो क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट समझते हैं अप्लाइड एनाटॉमी को। अपेंडिटिक्स में अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और पेन पहले अम्बिलिकल रीजन से शुरू होकर बाद में राइट लोअर एब्डोमेन यानी कि एमसी बर्नीज पॉइंट पर शिफ्ट होता है। हेमोरॉइड्स यानी कि बवासीर एनल कैनल की डायलेटेड वेन्स होती है, जो पेन और ब्लीडिंग का कारण बनती है। नेक्स्ट है कोलोरेक्टल कैंसर। कोलन या रेक्टम में मैलिग्नेंट ग्रोथ जो अक्सर पॉलिप्स से डेवलप होता है और बॉल हैबिट्स में बदलाव, ब्लीडिंग और वेट लॉस जैसे सिम्टम देता है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और यह एब्डोमेन के अपर राइट पार्ट में होती है, मेनली राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रियम रीजन में। यह डायफ्राम के ठीक नीचे रहता है, और इसका कुछ हिस्सा लेफ्ट साइड में भी एक्सटेंड करता है। बात करते हैं इसके लोब्स की। लीवर को चार एनाटॉमिकल लोब्स में डिवाइड किया जाता है: राइट लोब, लेफ्ट लोब, कोडेट लोब और क्वाड्रेट लोब। राइट लोब सबसे बड़ा होता है और फंक्शनल सिग्निफिकेंस भी ज़्यादा होता है। सेगमेंट्स सेगमेंट्स की बात करें तो लीवर को 8 सेगमेंट्स में बांटा जाता है, जिसको कोइनोइड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। हर सेगमेंट का अपना इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई और बाइल ड्रेनेज होता है, इसलिए सर्जरी जैसे कि हेपेटिक रिसेक्शन में यह क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है पोर्टल ट्रायड। लीवर के माइक्रोस्कोपिक यूनिट, जिसको पोर्टल एरिया बोलते हैं, उसमें तीन मेन स्ट्रक्चर साथ चलते हैं, जिनको पोर्टल ट्रायड बोलते हैं। जैसे पहली पोर्टल वेन, जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेके आती है।
हेपेटिक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, और बाइल डक्ट जो बाइल को बाहर ले जाती है। लीवर का ब्लड सप्लाई डुअल नेचर का होता है, यानी कि इसमें हेपेटिक आर्टरी जो ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है, और पोर्टल वेन जो इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेकर आती है। यह ड्यूअल सप्लाई लीवर को मेटाबॉलिक हब बनाती है। नेक्स्ट है अप्लाइड एनाटॉमी, जिसमें पहली कंडीशन है कायरोसिस या सिरोसिस। क्रोनिक लीवर डैमेज जैसे कि अल्कोहल या कि फिर हेपेटाइटिस के कारण लीवर में फाइब्रोसिस और नोड्स बन जाते हैं, जिससे लीवर की एबनॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों अफेक्ट होते हैं। इसी को सिरोसिस बोलते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाने पर कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप होता है, जिससे कॉम्प्लिकेशन जैसे कि एसाइटिस और वेरिसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है जॉन्डिस। इसमें बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण स्किन और आइज पीले हो जाते हैं। यह लीवर डिजीज, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या आरबीसी ब्रेकडाउन के कारण हो सकते हैं। देखिए, गॉल ब्लैडर एक पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जो लीवर के जस्ट नीचे रहता है और बाइल को स्टोर और कंसंट्रेट करने का काम करता है। इसके तीन भाग होते हैं: फंडस, बॉडी और नेक। फंडस एंटीरियर होता है और राउंडेड पार्ट होता है। बॉडी इसका मिडल पोर्शन और नेक नैरो पार्ट, और जो आगे सिस्टिक डक्ट में कंटिन्यू करता है। जब फैटी फूड इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होकर बाइल रिलीज करता है। अब बाइल फ्लो के पाथवे को समझते हैं। बाइल लीवर में बनती है और सबसे पहले हेपेटिक डक्ट यानी कि राइट और लेफ्ट में जाती है, जो मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है। यह डक्ट आगे सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर से आती है उससे जुड़कर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। लास्ट में यह डक्ट डिओडेनम के सेकंड पार्ट में ओपन होती है, जहां बाइल डाइजेशन में भाग लेती है, खासकर फैट्स के इमल्सिफिकेशन में। नेक्स्ट है इसकी अप्लाइड एनाटॉमी। पहली कंडीशन आती है गॉल स्टोन। गॉल ब्लैडर में बाइल के कंपोनेंट्स के क्रिस्टलाइजेशन से स्टोन बन जाते हैं। ये सिस्टिक डक्ट या बाइल डक्ट में फंसकर सीवियर पेन, जिसको बाइलरी कोलिक बोलते हैं, और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे कि स्टोन या फिर ट्यूमर, तो बाइल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाता और ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ जाता है, जिससे स्किन और आइज पीले पड़ जाते हैं। पैनक्रियाज एक एलोंगेटेड ग्लैंड है जो एब्डोमेन के पोस्टीरियर भाग में होती है। इसके चार मेन पार्ट होते हैं: हेड, नेक, बॉडी और टेल। हेड ड्यूडेनम के सी शेप्ड कर्व के अंदर रहता है, इसलिए इसका ड्यूडेनम से एनाटॉमिकल रिलेशन बनता है। नेक छोटा कनेक्टिंग पार्ट है और बॉडी सेंट्रल एलोंगेटेड हिस्सा होता है। टेल स्प्लीन के पास तक एक्सटेंड करता है और यह कंपैरेटिवली नैरो होता है। बात करते हैं इसकी डक्ट की। पैनक्रियाज का मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको डक्ट ऑफ विर्सन बोलते हैं, वो होता है जो पैनक्रियाज से डाइजेस्टिव एंजाइम लेकर आता है। यह डक्ट आमतौर पर कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ता है और दोनों मिलकर मेजर डिओडेनल पैपिला के थ्रू डिओडेनम के सेकंड पार्ट में खुलते हैं।
यहाँ पर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पैनक्रियाज को ब्लड सप्लाई मेनली दो सोर्सेज से मिलती है, स्प्लीनिक आर्टरी जो बॉडी और टेल को सप्लाई करती है, और पैनक्रियाटिको-ड्यूोडेनल आर्टरी जो हेड रीजन को सप्लाई करती है। यह ड्यूअल सप्लाई इसे फंक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्लिनिकल एनाटॉमी। पैनक्रियाटिटिस। पैनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन को पैनक्रियाटिटिस बोलते हैं, जो अक्सर गॉल स्टोन या अल्कोहल के कारण होती है। इसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन जो पीठ तक भी फैल जाता है वो जनरेट होता है, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम खुद पैनक्रियाज को डाइजेस्ट करने लगते हैं। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक कैंसर। पैनक्रियाज के हेड में ट्यूमर होने पर यह कॉमन बाइल डक्ट को कंप्रेस कर सकता है, जिससे बाइल फ्लो रुक जाता है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। इसमें स्किन और आइज पीले पड़ जाते हैं